तारीख थी 1 मार्च 2025। वक्त था सुबह 11 बजे का। जगह थी संपाला बस स्टैंड, रोहतक दिल्ली हाईवे के करीब चौधरी चोटूराम चौक। फ्लाईओवर के ठीक नीचे आसपास कुछ खुला इलाका और झाड़ियां हैं। सुबह एक राहगीर जब वहां से गुजरा तो उसकी नजरें झाड़ी के पीछे लावारिस पड़े काले रंग के एक बड़े से बैग पर पड़ी। वैसे भी आजकल लावारिस बैग जो अच्छा खासा बड़ा हो उसे देखकर लोगों को फौरन शक होने लगता है। वजह है कि इधर कुछ वक्त से बैग में लाश को ठिकाने लगाने का सिलसिला पूरे देश में एक जैसा हो चला है। इसलिए उस राहगीर ने भी फौरन पुलिस कंट्रोल रूम में इस बैग की खबर दी। खबर मिलते ही मौके इबादत से कुछ ही दूरी पर मौजूद संपाला पुलिस स्टेशन की एक टीम फौरन मौके पर पहुंचती है। साथ में पुलिस टीम भी थी। मौके पर सचमुच एक काला बैग पड़ा था। बैग और बैग के वजन को देखकर पुलिस को भी अंदाजा हो चुका था कि अंदर क्या हो सकता है। इसलिए पुलिस की टीम ने मौके पर ही बैग को खोला। बैग में सबसे ऊपर रजाई का एक कवर था। कवर बाहर निकाला जाता है और उसे वहीं जमीन पर बिछा दिया जाता है। रजाई के कवर के नीचे बैग में ठूसी हुई एक लाश थी, एक लड़की की लाश। पुलिस बैग और मौके इबादत पर बाकी चीजों को खंगालती है, लेकिन ऐसा एक भी कोई सबूत नहीं मिलता जिससे लाश की पहचान हो सके। इसलिए पंचनामा कर पुलिस लाश को सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर में भिजवा देती है। कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन मरने वाली की पहचान नहीं होती। दोपहर से अब शाम हो चुकी थी। इलाके के विधायक तक भी बैग में बंद इस लाश की खबर पहुंची। जब उन्होंने लाश की तस्वीर देखी तो फौरन पहचान हो गई। उन्होंने बताया कि मरने वाली हरियाणा की रोहतक कांग्रेस की एक कार्यकर्ता हिमानी नरवाल है। इतना पता चलते ही पुलिस अब रोहतक के उस विजयनगर कॉलोनी में हिमानी के घर का पता निकाल लेती है, जहां वो पिछले कुछ साल पहले से किराए के घर में अकेली रहती थी। पुलिस की एक टीम फौरन उस पते पर पहुंचती है, लेकिन घर के बाहर ताला लगा था। अब हिमानी के जानकारों की मदद से दिल्ली में रहने वाले हिमानी की मां को खबर दी जाती है। खबर मिलते ही रविवार सुबह सुबह हिमानी की मां उस अस्पताल के मुर्दाघर में पहुंच जाती है जहां हिमानी की लाश रखी थी। हिमानी की मां के पहुंचते ही पुलिस उनसे हिमानी के बारे में पूछताछ करती है। इस पूछताछ के बाद हिमानी की मां ने यह बताया कि वो 27 फरवरी की शाम तक हिमानी के साथ रोहतक में थी, फिर वापस दिल्ली लौट गई जहां वो अपने बेटे जतिन के साथ रहती थी। दिल्ली लौटने के बाद 27 फरवरी को भी हिमानी से उसकी बात हुई थी। तब उसने अपनी मां को बताया था कि 28 फरवरी को पार्टी के एक रोड शो में जाएगी जहां वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह भी मौजूद होंगे। हिमानी से यह उसकी आखिरी बातचीत थी। इसके बाद हिमानी का मोबाइल बंद हो गया। हालांकि बाद में पता चला कि 28 फरवरी को ऐसा कोई रोड शो नहीं था जिसमें भूपेंद्र सिंह शामिल होने वाले थे। तो फिर क्या हिमानी ने अपनी मां से झूठ बोला था? अगर हाँ तो क्यों? खैर, लाश की पहचान होते ही अब पुलिस मामले की जांच शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस की टीम हिमानी के विजयनगर कॉलोनी के इस घर में पहुंचती है। हिमानी का भी मोबाइल कहीं नहीं मिलता। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से कातिल तक पहुंचने की कोशिश शुरू करती है। इसी कड़ी में पुलिस को पहली कामयाबी मिलती है। हिमानी के घर और रोहतक दिल्ली हाईवे के करीब जहां से बैग बरामद हुआ था, वहां के कैमरे में पुलिस को कातिल की झलक नजर आ चुकी थी। हिमानी की मां सविता की मदद से हिमानी का मोबाइल नंबर भी अब पुलिस के पास था। हिमानी के मोबाइल के कॉल डिटेल में उस कातिल का नंबर भी था और इत्तेफाक से वो नंबर 27 फरवरी की रात से लेकर 1 मार्च की सुबह तक हिमानी के घर का ही लोकेशन बता रहा था। 36 घंटे बीतते बीतते रोहतक पुलिस इस लड़के तक पहुंच चुकी थी जिसका नाम सचिन है। वो हरियाणा के जंजर का ही रहने वाला है। जंजर में उसकी मोबाइल की एक दुकान है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी जंजर नहीं बल्कि दिल्ली से हुई थी। रोहतक पुलिस के मुताबिक जब सचिन से पूछताछ हुई तो
27 फरवरी की शाम से लेकर 1 मार्च की सुबह तक की पूरी कहानी कुछ यूं सामने आई। 27 फरवरी को ईमानी की मां सविता अपनी बेटी से मिलकर दिल्ली लौट चुकी थी। दरअसल में ईमानी की मां अपने बेटे जतिन के साथ दिल्ली में ही रहती थी। ईमानी भी पहले दिल्ली में ही रहती थी, लेकिन करीब 1.5 साल पहले उसने रोहतक के विजयनगर कॉलोनी में किराए पर एक घर लिया था, जहां वो अकेली रहा करती थी। चूंकि वो रोहतक कांग्रेस की कार्यकर्ता थी, इसलिए उसका ज्यादातर वक्त रोहतक में ही बीता था। 27 फरवरी की शाम 4 बजे सविता ईमानी के घर से निकल चुकी थी। उसके जाने के ठीक 1 घंटे बाद सचिन ईमानी के घर पहुंचा। असल में सचिन और ईमानी लगभग 1.5 साल पुराने दोस्त हैं। सचिन अक्सर ईमानी के घर भी रुकता था। 27 फरवरी की रात भी वो ईमानी के साथ ही था। 27 फरवरी की रात तक सब कुछ ठीक था। अगले दिन यानी 28 फरवरी को भी सचिन ईमानी के साथ इसी घर में था, लेकिन शाम 5 बजे के आसपास किसी बात को लेकर उनका ईमानी से झगड़ा हो गया। इसी झगड़े के दौरान गुस्से में उसने मोबाइल के चार्जर से ईमानी का गला घोंट दिया। इस झगड़े के दौरान दोनों के बीच हाथापाई भी हुई थी। इसमें सचिन के हाथ भी जख्मी हुए थे। कुछ खून के छींटे रजाई पर पड़े थे। चूंकि कत्ल अचानक हुआ था, इसलिए सचिन को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। कुछ वक्त कमरे में गुजारने के बाद उसने ईमानी के हाथों की अंगूठी और बाकी के जेवर उतारे और उसका फोन और लैपटॉप लिया और ईमानी की स्कूटी से ही 34 किलोमीटर दूर जंजर में अपनी मोबाइल शॉप पर पहुंच गया। रात को सचिन वापस ईमानी के घर लौटा। लाश अब भी कमरे में पड़ी थी। हिंदफाक से ईमानी के कमरे में ही एक बड़ा बैग भी पड़ा था, जिसे खुद ईमानी ने खरीदा था। सचिन ने उसी बैग में किसी तरह ईमानी की लाश ठूंसी। इसके बाद खून लगी रजाई के कवर को भी ऊपर उसी बैग में डाल दिया। इसके बाद उसने एक ऑटो किया। उस ऑटो में बैग रखा और रोहतक दिल्ली हाईवे के करीब बस स्टॉप पर उतर गया। उसे पता था कि हाईवे के करीब बहुत लोग बैग लेकर सफर करते हैं, इसलिए कोई शक भी नहीं करेगा। फिर ऑटो वाले के जाने के बाद वो पैदल ही हाईवे के करीब फ्लाईओवर के नीचे एक सुनसान जगह पर पहुंचा और वहां झाड़ियों में बैग रखकर निकल गया। अब यहाँ तक की कहानी तो पुलिस ने बता दी, पर एक सवाल अब भी रह गया था, यह कि आखिर ईमानी और सचिन के बीच किस बात पर ऐसा झगड़ा हुआ कि 1.5 साल की दोस्ती को बुलाकर उसने ईमानी का खून कर दिया। ईमानी नरवाल एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी थी, तो क्या इस कत्ल के पीछे कोई राजनीति वजह थी?